हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास की घटना चक्र की बुक, जिसमें हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 24, मराठा राजवंश संघ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और घटना चक्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी, तो आप जाइए चैनल पे जाने के बाद आप चैनल की जो प्लेलिस्ट आती है उसमें जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह हम बात करेंगे इंडेक्स की। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया। ओके, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते करते हम कहाँ पहुँच चुके हैं? चैप्टर नंबर 24 यानी कि मराठा राज्य एवं संघ पे। तो गाइस, अगर आपको सच में मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये है हमारा मराठा राज्य और संघ। छोटा सा चैप्टर है, देखिए फटाक से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, हम सारा कर लेंगे फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम, थोड़ा और जूम। देखिए, बात करेंगे जब मराठा, तो सबसे पहला नाम शिवाजी। अच्छा, उनकी जन्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है। देखिए ये सब ना इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कितना देखना है। यहाँ लिखा है 1627 या हम कह सकते हैं 1630, एंड डाउट है। ठीक है, तो ये इनका जन्म का ईयर हो सकता है इन दोनों में से कोई। अच्छा, तो इस समय हुआ कहाँ? शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी शिवनेर के दुर्ग में, राइट। तो इनका जो राज्याभिषेक है यानी कि 1674 में हुआ, राइट। तो 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि मिल गई, तभी इन्हें हम क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी, राइट। अब यहाँ लिखा है रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, राज्याभिषेक, इनका जन्म, ठीक है, छत्रपति की उपाधि और रायगढ़ इनकी राजधानी। अच्छा, उस युग के महान विद्वान थे बनारस के पंडित विश्वेश्वर, यानी कि हम उन्हें इस नाम से जानते हैं, गंगा भट्ट के नाम से। तो उन्होंने उन्हें क्या है? क्षत्रिय घोषित कर दिया, राइट। और उनका राज्याभिषेक किया। अब यहाँ लिखा है 53, या फिर आप 50 कह सकते हैं, कुछ भी, यानी कि 1680 में। यानी अगर आप ये डेट जन्म की मानते हैं, ये ईयर, तो यहाँ से लेकर 1680 में 50 साल हो जाते। अगर आप ये मानते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 53 ईयर्स हो जाते। मतलब इतने साल बाद क्या है? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे मराठा शक्ति का उत्कर्ष। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे लिखा है ना कि जो मराठा शक्ति है उसका उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं था, राइट। ना किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई कोई अस्थायी परिस्थितियां इसका परिणाम है, नहीं। यानी कि मराठा शक्ति का उत्कर्ष ना किसी एक व्यक्ति, ना किसी समूह से, किसी व्यक्तियों के, विशेष व्यक्तियों के समूह से, ना किसी परिस्थितियों से हुआ। ठीक है। अच्छा, मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे। कहाँ? महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। ठीक है, मतलब इन सब की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म मिला। ठीक है, राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की गई। इन्होंने क्या व्यक्त करी? एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा। ठीक है, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। क्या? भौगोलिक परिस्थितियां। ठीक है, क्या क्या चीजें सहायक हैं उत्कर्ष में? जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास स्थान की एकता। दूसरा, इन्होंने कहा स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए। फिर इन्होंने कहा कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी इसमें जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से ये मराठा जो आपका है शक्ति, इसका उत्कर्ष होता है। अच्छा, शिवाजी और अन्य मराठा नेता का उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। ठीक है, तो गाइस ये हो गई इनके उत्कर्ष, यानी कि जो उदय होता है मराठा शक्ति का, इस वजह से होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, साउथ में है बीजापुर, राइट। तो बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां नामक अनुभवी और विश्वस्त एक सेना नायक था, उनको शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उनका क्या करा? वध कर दिया। यहाँ लिखा है 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य क्या हुई? पुरंदर की संधि। खत्म बात, इतनी सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब शिवाजी कैद हो रहे हैं। ठीक है, अब लिखा है शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में
क्या करा, 1665 में कैद कर लिया था। ठीक है। अच्छा, तो शिवाजी मुगलों की कैद से भाग जाते हैं, लेकिन उस जब ये भाग रहे होते हैं ना, ये होते कहाँ पे कैद है, यानी कि नज़रबंद। तो जयपुर भवन में ये क्या होते हैं, नज़रबंद थे। ठीक है, भाग जाते हैं वहाँ से, एक टाइम आता है ऐसा कि भाग जाते हैं। अच्छा, शिवाजी ने राज्य के, अच्छा इतनी सी बात कि कैद थे और भागे कैसे, भाग गए। ठीक है। अच्छा, ये हो गई इतनी सी बात। अब लिखा है शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए, अब उनके जो राज यानी कि जो उनका राज है शिवाजी का, उनकी बात हो रही है। तो शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्री थे। कौन? एक हो गया पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित और पंडित राव, और यहाँ पे हो गए न्यायाधीश, ये शामिल थे। अच्छा, ये निम्न प्रकार थे। ठीक है, देखते हैं। तो पहले अगर हम बात करें पेशवा की, तो ये राजा का क्या था, प्रधानमंत्री था। राजा, राजा के बाद प्रधानमंत्री, राइट। अमात्य या फिर अमात्य को हम क्या बोल रहे हैं, मजुम आदार, राइट। तो ये हो गए वित्त या राजस्व मंत्री हो गया, जो लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। फिर लिखा है वाकिया नवीस या फिर मंत्री, आप कह ले, 3rd नंबर पे है मंत्री, राइट। अच्छा, जो राजा के दैनिक कार्य थे या दरबार की प्रतिदिन की जो कार्रवाई थी ना, उसका विवरण रखता था कि हर दिन क्या हो रहा है दरबार में। अच्छा, फिर बात करें सचिव की, या फिर हम सचिव को ही बोलो सुरून वीस। ठीक है, तो ये क्या है, राजकीय जो पत्र व्यवहार है उसका कार्य देखता था। अब बात करें दबीर या फिर हम बोलते हैं सुमंत, तो ये हो गए आपके फॉरेन मिनिस्टर। फिर है सेनापति या सर ए नौबत। ठीक है, ये क्या है, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि, ये सारे प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करता था इन सब का। अब यहाँ पे लिखा है पंडित राव, तो विद्वानों धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाते थे ये, यानी जो विद्वान या धार्मिक कार्य करते थे उनको अनुदान देने का काम ये देखते थे। अच्छा, न्यायाधीश की बात करें तो ये थे, क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजा राम 1680, देखिए 1680 में तो शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसमें लिखा है राजा राम 1689 से लेकर 1700 तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। ठीक है, शाहू का प्रतिनिधि कौन, राजा राम, राइट। अच्छा, राजा राम की मृत्यु के बाद जो उनकी विधवा पत्नी है यानी कि ताराबाई ने अपने, उनका जो 4 साल का एक बेटा था जिसका नाम उन्होंने रखा शिवाजी द्वितीय के नाम से जो है गद्दी पर बिठाया, और मुगलों से जो उनका संघर्ष चल रहा था वो जारी रखा, राइट। फिर औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय क्या होता है कि मराठा नेतृत्व तो ताराबाई के ही हाथ में था, राइट। यानी कहानी इसमें राजा राम, उनकी वाइफ ताराबाई, उनका पुत्र शिवाजी द्वितीय, इतनी कहानी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है के समय जो है जो मराठा साम्राज्य में कौन देख रहा था, नेतृत्व कर रहा था, तो ताराबाई कर रही थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि संभाजी, एक नाम याद रखिएगा, पेशवा बालाजी विश्वनाथ और छत्रपति शाहू। ठीक है, अब कहानी इनके में चलेगी, राइट। देखिए संभाजी क्या थे, आपके छत्रपति थे। ठीक है, तो इनके बाद जो मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल कारगर बनाया। ठीक है। अच्छा, छत्रपति शाहू ने जो है ना, ये बालाजी, छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। ठीक है। अब क्या होता है कि 1713 जो ईस्वी है, वो जो है बालाजी, उनके परिवार और संपूर्ण मराठा जाति के लिए इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा समय था जब छत्रपति के हाथ से जो है सत्ता निकलकर किसके हाथ में आ गई, पेशवा के हाथ में। ठीक है, पहले छत्रपति के हाथ में सत्ता रहती थी, उसके अब किसके हाथ में आ गई, 1713 के बाद पेशवा के हाथ में आ गई। तो इतनी सी बात यहाँ लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में गए आपको कौन कौन से नाम, बालाजी विश्वराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, और फिर है माधवराव, ये 4 नाम हैं। चलिए समझते हैं अब क्या लिखा है इसमें। तो गाइस देखिए यहाँ लिखा है बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल लिखा है यहाँ पे 1713 से लेकर 20 तक। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है 1720 में कौन आ जाता है, पेशवा कौन बनता है, अच्छा कौन बना रहे हैं, शाहू। बालाजी विश्वनाथ के जो बड़े पुत्र हैं यानी कि बाजीराव प्रथम, इनको पेशवा बनाते हैं।
अच्छा, बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 40। ठीक है, अब क्या है, तीसरा बंदा यानी कि बालाजी बाजीराव को पेशवा बनाया जाता है जब बाजीराव प्रथम मरते हैं तो। अच्छा, ये कब से कब तक, 1740 से लेकर 61 तक। फिर चौथा बंदा था यानी कि माधवराव, इनका शासनकाल कब से कब तक, 1761 से लेकर 1772 तक रहा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा है बालाजी बाजीराव। ठीक है, अच्छा, इनके समय में क्या होता है, जो इनके समय तक जो पेशवा का पद होता है वो होता था पैतृक, राइट। अब क्या हुआ, इससे पूर्व ही शक्ति जो है छत्रपति के हाथों में केंद्रित ना रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। ठीक है, मतलब अभी इनके टाइम से पेशवा के हाथ में शक्ति आ गई। अच्छा, 1750 में, राइट, क्या होती है, एक संगोला की संधि। ठीक है, तो इस संधि के तहत क्या है, संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा, इसके मतलब यहाँ पे दो बात कह दी कि पेशवा का पत्र इनके समय तक क्या था, पैतृक था, और इनके टाइम पर ही क्या हुआ कि जो छत्रपति, जो शक्ति जो है छत्रपति से कहाँ पहुँच गई है, पेशवा। ठीक है, पेशवा पर। अच्छा, इसके पश्चात क्या होता है कि मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। मतलब गाइस ये है कि शक्ति जो है छत्रपति से पेशवा की तरफ जा रही है। ठीक है, लेकिन छत्रपति भी हैं, पेशवा भी हैं, दोनों लोग हुआ करते थे तब भी। ठीक है, बस अब ये क्या है, जो छत्रपति होते थे ना वो अब नाम मात्र के राजा रह गए हैं। मतलब शक्ति किसके पास है, पेशवा के पास है, छत्रपति नाम मात्र के राजा, राइट। और महलों के महापौर बन गए। ठीक है, मतलब ये है कि वो राजा हैं कहने के लिए, शक्ति ज़्यादा उनके पास है नहीं। किसके पास, छत्रपति। अच्छा, मराठा संगठन का वास्तविक नेता अब कौन हो गया था, पेशवा हो गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है कि जो मराठा काल है ना, उसमें जो ये है, ये एक प्रथा, सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। ठीक है, किससे, भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, ये प्रथा थी। ठीक है, सरंजामी। ठीक है, तो इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। मतलब क्या, हम भूमि दे रहे हैं किसको, जागीरदारों को, और भूमि को बोलते थे सरंजामी भूमि। ठीक है, क्यों देते जागीरदारों को, उनके निर्वहन के लिए, मतलब खाओ पियो अपना जीवन काटो, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे एक बंदे की जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब क्या हुआ, तो लिखा है कि 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और मथुरा तथा आगरा तक लूट मार करी इसने। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये वापसी हो रही है इसकी। तो वापसी से पहले जो ये अब्दाली है उसने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया, इमादुल मुल्क को वजीर बनाया, रुहेला सरदार कौन, नजीब खां या फिर नजीबुद्दौला, उसे मीर बख्शी बनाया साम्राज्य का, राइट। अपना मुख्य एजेंट बनाकर मीर बख्शी बनाया इस बंदे को, और अपना मुख्य एजेंट बनाया, और क्या है, वापस हो गया। कौन, अहमद शाह अब्दाली। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पानीपत की लड़ाई की। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है। ठीक है, 1761 में हो रहा है। अच्छा, किस किस के बीच हो रहा है, मराठों के बीच हो रहा है, और जो ये अफगान सेना है ना, इनके बीच हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ लिखा सदाशिव भाव के नेतृत्व में कौन थी, मराठा सेना थी। अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में थी अफगान सेना। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और जो मराठे हैं ना वो बुरी तरह से हार जाते हैं, राइट। अब क्या होता है, एक बंदा है जिसका नाम है काशीराज पंडित। इनने जो ये सब कुछ ना अपनी आंखों से देखा हुआ है, और इनने क्या बोला, इनने कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। क्यों, क्योंकि ये मराठा यहाँ पे हो गए थे पराजित। अच्छा, इस युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव, जो यह युद्ध हार गए उसकी सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई। और इसमें क्या कहा गया, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी तांबे के सिक्के की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। अच्छा, तो यहाँ लिखा है पानीपत की लड़ाई का कारण ये था, मतलब उस समय कारण क्या था कि जो ये अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा
लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था। ठीक है, यानी इसने कहा कि जो ये तैमूर शाह है ना, उसका वायसराय, उसको लाहौर से निकाला, निष्कासन किया मराठों ने। अच्छा, यही कारण था कि जो अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो अफगान सेना है उनने इन पे आक्रमण किया और बुरी तरह से हरा दिया। अच्छा, यहाँ लिखा है अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की क्या थी, शासिका थी। ठीक है, होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। ठीक है, बस इतनी सी बात। इंदौर पे कौन सा मराठों का कौन सा वंश था, होलकर। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखा है, मराठों के उत्कर्ष के निम्न में से कौन सा कारण सही है। भौगोलिक सुरक्षा, धार्मिक चेतना, राजनैतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति। तो गाइस ये सारी ही बातें सही हैं। ठीक है, तो देखो मराठों के उत्कर्ष के लिए उपयुक्त सभी कारण सही हैं। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति का कोई समूह, ऐसा समूह का कार्य ऐसा कुछ नहीं था कि इनकी वजह से हुआ, ना ही कोई विशेष समय में उत्पन्न कोई अस्थायी परिस्थितियां थी। ठीक है, अच्छा, तो मराठा शक्ति के उदय का आधार क्या था कि महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे। ठीक है, अच्छा, उनमें क्या थी, जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। हर चीज़ एक जैसी, मतलब जाति में एकता, भाषा में एकता, धर्म में एकता, तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या है, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। राइट, तो उन्हें राष्ट्रीयता, मतलब उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो है इच्छा व्यक्त की गई। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो भी एक कारण कह सकते हैं। शिवाजी और अन्य मराठा नेतृत्व की जो शिवाजी थे या अन्य मराठा नेता, उनका उच्च नेतृत्व क्षमता, ये भी एक बात हो सकती है जिसकी वजह से मराठा शक्ति का उदय हो रहा है। अब यहाँ पे गाइस मराठाओं का साम्राज्य यहाँ पे दिखा दिया है इस क्वेश्चन में। आंसर भी यही है। ठीक है, कि ये कहाँ तक थे। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया, ये सब ये सब ये सब ये सब सब कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन तो आईएएस में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो मराठों का ही साम्राज्य पूछा होगा कि कहाँ किसका होगा। ठीक है, अब देखिए शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे लिखा है सलहार। शिवाजी ने 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया। शिवाजी का जन्म 1627 कह सकते हैं या 1630, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कहाँ, शिवनेर के दुर्ग में हुआ है। शिवाजी ने 1674 का, मतलब इनका जो राज्याभिषेक 1674 में हुआ। और उसके बाद क्या, छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण कर ली। मृत्यु उनकी जो है या तो 53 या 50 कह सकते हैं, इतने वर्ष की आयु में 60 मतलब 1680 में हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। शिवाजी का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है आपका 1627 और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, दो चीज़, या तो जन्म कब हुआ और छत्रपति की उपाधि। ठीक है, राज्याभिषेक पे छत्रपति की उपाधि, तो राज्याभिषेक उनका होता है 1674 में और जन्म हुआ था 1627 या 1630 कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलो, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। अच्छा, किसको, यहाँ है अफजल खान। राइट, देखिए बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक एक अनुभवी विश्वस्त एक सेनानायक था जिसको ना शिवाजी की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। अच्छा, कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका क्या करा, वध कर दिया। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था, कहाँ था इस, आगरा में। देखिए शिवाजी को ना मुगलों ने कैद कर लिया था, तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जो है आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद, यानी कि नज़रबंद था। अब शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 में क्या करा था, कैद किया था, यानी कि शिवाजी को कैद किसने करा था, औरंगजेब ने। अच्छा, शिवाजी की राजधानी कहाँ है, तो गाइस हमारा जो आंसर है वो है आपका रायगढ़। तो यहाँ पे लिखा है 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया, छत्रपति की उपाधि ले ली, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो उस युग के जो महान विद्वान बनारस के पंडित कौन, विश्वेश्वर यानी कि उर्फ, यानी इन्हीं को शॉर्ट में मतलब इनका निक नेम गंगा भट्ट ने उन्हें क्या है क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। ठीक है, 1674 में किया था। तो गाइस यहाँ लिखा है शिवाजी की राजधानी, ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था रायगढ़ में हुआ था। राइट, तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो गाइस यहाँ है रामदास। राइट, शिवाजी के गुरु कौन थे, रामदास थे।
रामदास, ठीक है। इन्हें समर्थ रामदास कहा गया। 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान है। राइट, आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें लिखा है चाणक्य के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, फिर है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, चाणक्य के किले पर विजय, फिर है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर यहाँ अफजल खां का प्रकरण, फिर है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। राइट, चलिए क्वेश्चन आया हुआ है UPROARO मेंस 2016। तो गाइस यही है बस, इसमें चाणक्य के किले पर विजय 1648 में हुई, फिर मुगलों से मतभेद 1657 से, फिर है अफजल खां का प्रकरण 1648 ईस्वी में हुआ है, और यहाँ पे लिखा है सूरत पर आक्रमण और लूटना जो है 1664। यहाँ लिखा अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, ठीक है। तो यहाँ पे है मराठा प्रशासन में। राइट, तो देखिए शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था करी। अब इसके अंतर्गत क्या है, 8 मंत्रियों को नियुक्त किया है। अब वो 8 मंत्री कौन कौन है, एक हो गया पेशवा, एक है अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, और एक हो गए आपके न्यायाधीश। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे, मतलब जैसे आज के सचिव वैसे ही, ठीक है। तो क्या है, इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था, मतलब ये राजा को बताते थे कि भैया इस विषय में इस तरह से काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये सही है वो गलत है, ऐसे करके परामर्श देते थे। तो इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था, मतलब उसको वो उत्तरदायी किसके प्रति है, राजा के प्रति। राइट, चलिए अब यहाँ लिखा है जो पेशवा था वो क्या था, राजा का प्रधानमंत्री। राइट, अगर हम बात करें अमात्य की, ठीक है, तो अमात्य यानी कि वित्त या राजस्व मंत्री, यानी कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर टाइप। फिर है वाक्या, या फिर हम कहते हैं वाक्य नवीस, या फिर मंत्री कह सकते हैं। अच्छा, ये क्या करते थे, राजा के जो दैनिक कार्य थे या जो दरबार में प्रतिदिन की जो कार्रवाइयाँ थी उसका विवरण रखता था। सचिव की बात करें तो ये क्या है, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था, ठीक है। वहीं दबीर या फिर हम कहते हैं सुमंत की बात करें तो ये क्या था, फॉरेन मिनिस्टर थे। अच्छा, सेनापति या सरे नौबत की बात करें तो सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि इन सबका मैनेजमेंट करते थे या प्रबंधन करते थे। पंडित राव की बात करें तो विद्वान हुआ करते थे या धार्मिक कार्य के लिए, अच्छा उनके लिए जो अनुदान दिए जाते थे तो उसका दायित्व निभाने का काम ये करते थे। न्यायाधीश की बात करें तो ये चीफ जस्टिस थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। फिर सेम क्वेश्चन हो रहेगा इसे, आप रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो रहा है रिपीट, आगे बढ़ते हैं, मतलब आप इसे बता सकते हैं आंसर, ठीक है। फिर लिखा शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, ठीक है। दबीर थे, ठीक है। वाकिनीज, सुरनीज और मजूमदार सारे ही थे, ठीक है। तो शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध, मतलब सरनोबात का पद संबद्ध है किससे रिलेटेड, सैन्य प्रशासन से। राइट, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो कैसे ये रिपीट हो गया, आंसर है सुमंत। राइट, आगे बढ़ते, यहाँ लिखा शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, तो विदेश मंत्री, तो गैस विदेश मंत्री सुमंत, और ये देखिए विदेशी मामलों की बात करी तो सुमंत, विदेश मंत्री की बात करें तो सुमंत, एक ही बात है। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी, तो बहुत आसान है, यहाँ पे शिवाजी। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता था, ठीक है। सबसे पहली बात हमने कहा कि ये कोई मंत्रिपरिषद नहीं थी, ठीक है। दूसरे से कहा प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ठीक है। तो गाइस प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो चलिए पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अब डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर इसने कहा है कि ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अब देखते हो, मुझे यहाँ पे थोड़ा डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अभी बोला था कि ये कोई मंत्रिपरिषद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये सी में यानी कि कह रहा है ए सही है,
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे लेता है परामर्श ले रहा है मंत्री परिषद से। देखिए व्याख्या देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। इसमें लिखा है शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। एक बात, वे मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। अब यहाँ लिख दिया मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे, लेकिन और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है गाइस, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर आपको समझ में, हो सकता है मैं कहीं चूक करी हूँ समझने में। तो इसमें लिखा है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, ठीक है। तो और इस बात को इनने यहाँ लिख दिया है सही। और यहाँ लिखा है कि वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। मुझे यहीं पे थोड़ा सा डाउट है मुझे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और वह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह पृथक पृथक या सम्मिलित रूप से सलाह ले उनसे, ठीक है। और जो सलाह शिवाजी उनसे लेता था वो कोई बाध्य नहीं थी कि उनने जो कह दिया मान लिया, मानना है तो मान लिया, नहीं मानना तो नहीं माना। ये 8 प्रधान वसुधा शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे, ठीक है। तो शिवाजी द्वारा दिए गए जो आदेश है उनका पालन करना, विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करना उनका क्या था, दायित्व था, ठीक है गाइस। बाकी आंसर इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप समझ पाए तो ठीक है, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, राइट। तो आंसर यहाँ से रूका, ठीक है। चलिए इस बारे में तो हमने नहीं पढ़ा नोट्स में, यहाँ पढ़ते हैं। देखिए रूका तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी और टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित जो है रजत मुद्राएं थी। रजत मतलब सिल्वर होता है, ठीक है। और जो ये रूका है वो क्या है, तांबा यानी कि कॉपर की। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और क्या है कारगर बनाया। तो देखिए ये नाम इस मराठाओं में हमने थोड़ा देखा इंपॉर्टेंट, बालाजी विश्वनाथ, राइट। तो देखिए संभाजी के बाद जो है मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया, ठीक है। अच्छा मराठा जो ये थे छत्रपति शाहू, ठीक है, ने बालाजी को पेशवा पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। अच्छा 1713 में क्या होता है, केवल बालाजी और उनके परिवार के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था 1713 वाला साल, राइट। क्योंकि इस समय क्या होता है, जो सत्ता होती है वो छत्रपति के हाथ से निकलकर कहाँ, पेशवा के हाथों में पहुंच जाती है। तो बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों और मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्ष के अधिकारों और प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई, ठीक है। मतलब इसमें इतनी सी बात कही, कुछ ज़्यादा नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बाजीराव विश्वनाथ एंड माधवराव, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। इस बात करें, पहले हम बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ, राइट। इनका टाइम है 1713 से 1720, राइट। फिर क्या कौन आता है, इनके जो पुत्र हैं बालाजी विश्वनाथ है ना, इनके पुत्र बड़े पुत्र यानी कि बाजीराव प्रथम, ठीक है। इनका टाइम है 1700, यहाँ पे 20 में ख़त्म हुआ तो 1720 से स्टार्ट हुआ है, तो 1720 से 1740, ठीक है। उसके बाद अच्छा इनको पेशवा किसने नियुक्त किया था, साहू ने, राइट। अब इसके बाद आता है नाम बालाजी बाजीराव का, ये 1740 में ख़त्म हुआ तो 1740 से 1761 तक है। उसके बाद नाम आता है माधवराव का 1761 से 1772। चलिए निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। तो यहाँ है नाम छत्रपति साहू जी, यहाँ है संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय। चलिए देखिए तो गाइस 80, 89, 70, ठीक है, ये ही क्रम है, ठीक है। और यहाँ लिखा है सबसे पहले संभाजी छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे, राइट, 1680 से 89 तक। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस मेंस में। अच्छा इससे पहले वाला आया है यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में। उसके बाद है आपका राजाराम 1689 से 1700, शिवाजी के द्वितीय पुत्र। फिर है शिवाजी द्वितीय 1700 से 1708। फिर है राजाराम के पुत्र हैं छत्रपति साहू जी 1708 से लेकर 1749, संभाजी के पुत्र हैं ये। लिखा है 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। सही बात है, पेशवा की अध्यक्षता में चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ये भी बात सही है, ठीक है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, दोनों सही है। तो गाइस देखिए आंसर है
इसने कहा कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। समझे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 1740 में बाजीराव की मृत्यु होने पर साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद दे दिया। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव के समय तक जो है पेशवा पद पैतृक था, राइट। तो इसके पूर्व ही शक्ति जो है छत्रपति के हाथ में केंद्रित ना रहकर क्या हो गई, पेशवा के हाथ में आ गई। अच्छा, बात करें 1750 में क्या है, एक संधि हुई जिससे बोला संगोला की संधि। अच्छा, इसके तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा ये प्रक्रिया पूरी हो गई, जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ी। इसके पश्चात मराठा छत्रपति क्या हो गए, केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर हो गए। ठीक है, अच्छा, मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन हो गया, पेशवा हो गया। तो कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब मुगल प्रशासन या साम्राज्य के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली थे उस वक्त। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो गाइस ये बात गलत है। ठीक है, कि इनकी जो संकल्पना थे एकीकृत भारतीय राष्ट्र की थी, पूरा भारत एक हो जाए करके, तो ये गलत बात है। ठीक है, देखिए ए सही है, आर गलत है, मतलब इसका आंसर है सी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, देश में सबसे शक्तिशाली। अच्छा, मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे। ठीक है, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। मतलब गाइस ये है कि पूरे भारत के एकीकरण की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक मराठा राज्य के एकीकरण की बात कर रहे, यानी कि एक भारत के अंदर एक मराठा राज्य के एकीकरण की बात कर रहे, ना कि पूरे भारत के एकीकरण की, राइट। तो यही लिखा है, जो हमारा आर यानी कि जो कारण गलत था वो ये कि भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। ये मराठा राज्य की स्थापना चाहते थे, एक स्वतंत्र मराठा राज्य की। ठीक है, अच्छा, किसके समय में मराठा राजा ना चीज हो गए, ठीक है, और पेशवा वास्तविक शासन हो गए, वो कौन सा था? तो ये गाइस आपका था बालाजी बाजीराव के समय। ठीक है, फिर औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो आंसर ताराबाई। देखिए अब यहाँ पे एक नाम है राजा राम, राइट। इनका टाइम पीरियड है 1689 से 1700 तक। क्या है, साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व कर रहे थे, राइट। शाहू का प्रतिनिधि राजाराम मराठों का नेतृत्व कर रहे हैं। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, इनकी विधवा पत्नी यानी कि ताराबाई और उनका एक 4 साल का पुत्र है, उसको शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया ताराबाई ने, राइट। मतलब ये राजा राम मर गए, उनकी वाइफ ताराबाई ने अपने पुत्र, 4 साल का पुत्र था, उसको गद्दी पर बैठा दिया शिवाजी द्वितीय। अब 4 साल का बच्चा तो शासन नहीं कर पाएगा, साम्राज्य नहीं देख पाएगा, तो कौन कर रहा है? अब मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी है अभी भी। ठीक है, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही थी 1707 में, ठीक है, 1707, यहाँ 1700 तक है राजा राम का टाइम, उसके बाद इनकी वाइफ देख रही है, उनका बेटा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय क्या है, मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। अच्छा, निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वे कौन है? तो वही आंसर है 1700 के बाद वही है ताराबाई है, राइट। तो राजा राम की मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र यानी कि शिवाजी द्वितीय शासक बन गए। ठीक है, और राजा राम की वाइफ जो है यानी कि ताराबाई उनकी संरक्षिका बन गई। ठीक है, ताराबाई एक क्या है, तेजस्वी महिला थी। उसने मुगलों से संघर्ष भी जारी रखा, रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया। यहाँ लिखा है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो गाइस भू राजस्व से, मराठा भू राजस्व प्रथा, राइट। तो इसमें क्या है कि इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि दी जाती थी उनके निर्वहन के लिए। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस यहाँ है राजस्व के लिए क्या, चौथ। तो चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था, राइट।
तो इस कर के बदले में पड़ोसी राज्य को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचाने का आश्वासन दिया जाता है। ये है मुगल सेना, ठीक है, मुगल है ये, मुगल, ठीक है, मुगल। ये है, और दोनों एम है, ये है मराठा। अब इनने कहा कि भैया कोई एक राज्य है, अब इससे इनको बचाने के लिए, मतलब मराठों से इसको बचाने के लिए क्या करते थे, इनसे कर लेते थे, जिसे बोलते चौथ, ठीक है। मतलब ये लोग इन्हें पैसा देते थे ताकि ये जो है इनसे इन्हें बचाए, इनसे इन्हें रोक सके, मतलब मुगल जो है मराठों से इनको बचा सके। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वे कौन था, ठीक है, तो वो बंदा था ये काशीराज पंडित, राइट। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना थी, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना थी, दोनों में लड़ाई, मराठा पराजित। ये सब देखने वाले थे काशीराज पंडित। उन्होंने कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। तो इस युद्ध में मराठों की हार की सूचना जो थे ना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई। अच्छा, इसमें लिखा है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालीन कारण क्या था। तो कारण ये हो गया, तो अच्छा ये रहा कारण, जो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना, ठीक है। मतलब तैमूर शाह को जो है लाहौर से निकाला किसने, मराठों ने। तो इससे जो है गुस्सा होकर ये अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना ने आक्रमण कर दिया। पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण ये रहा कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठाओं को हराया, तो वेरी सिंपल आंसर है, आंसर ए अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के बीच होता है। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाव करते हैं और इस युद्ध में मराठे जो है हार जाते हैं। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी का मतलब सीधा किसने देखा है इस युद्ध को, तो काशीराज पंडित ने देखा है। पानीपत का तृतीय जो युद्ध है वो मराठों के लिए क्या हुआ, प्रलयकारी सिद्ध हुआ, ऐसा वो कहते हैं। अच्छा, तीसरा युद्ध हुआ 1761 में हुआ। एक चीज़ अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ गया, यानी कि आपको डेट भी याद करनी पड़ेगी, तो 14 जनवरी पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ है मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच, आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ये भी रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, आंसर है बी नजीब खान। चलो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 1757 में क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया। मथुरा आगरा में तो इसने लूटमार मचा दी थी पहले ही। अच्छा, अपनी वापसी से पहले जो अब्दाली है ना, उसने भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर, रुहेला सरदार यानी कि नजीबुद्दौला यानी कि नजीब खां को साम्राज्य का क्या बनाया, मीर बख्शी बनाया है और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस हो गया। चलो अफगान चला गया। अब इसमें लिखा है मोडी लिपि। अच्छा, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था, आंसर है मराठों में। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा है मोडी लिपि का प्रयोग मराठा विलेखों में किया जाता था। कहीं मोडी ना वो क्या होता है ना, वो कौन है, एक हैदराबाद के नेता कौन है वो मोदी जी को बोलते हैं मोडी। अरे वो क्या नाम है उनका, मुस्लिम नेता है, क्या नाम है, बहुत फेमस हैदराबाद के, मोदी जी को बोलते हैं मोडी जी। अच्छा गाइस, यहाँ पे हो गया चैप्टर खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मुगल साम्राज्य का विघटन।